Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty, School of Open Learning, University of Delhi. This is class for BCom Semester 3 students of CBCS. The subject is company law. In the company law, I have already done with the unit 1, that was the basic introduction. Then I have started with the unit 2. तो यूनिट 2 का मैं आपको सिलेबस जो है बता रही हूँ. जिनके पास सिलेबस नहीं है, दे कैन चेक इट आउट or they can take a screenshot of the same. The unit 2 is having memorandum of association and its alteration that we have done, article of association and its alteration that we have done in the last class, doctrine of constructive notice and indoor management that we have also covered in the last class. Next topic is prospectus, shelf and red herring prospectus, misstatement in prospectus, book building, issue, allotment and forfeiture of share, call on share, issue of sweat capital, employee stock option, issue of bonus shares, transfer and transmission of shares, buyback and demat system. These are the topic which you need to cover in this unit 2. तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे प्रोस्पेक्टस. बुक आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ. द बुक यू नीड टू रेफर फॉर दिस सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट लॉज बाय अनिल कुमार सर. आपके पास ये 3 बुक का ऑप्शन है. आप इनमें से कोई भी बुक यूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस, क्योंकि इसमें कई बार किसी बच्चे को कोई लैंग्वेज किसी बुक का मुश्किल लगता है, किसी को आसान लगता है. तो अपने हिसाब से आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हो. एक अनिल कुमार सर की आती है, एक रीना चड्डा एस चड्डा की आती है, एक ये एनडी कपूर भारत भूषण ये वाली आपकी एक बुक आती है. तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक अपने लिए यहाँ पर रेफर कर सकते हो. फाइन. नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो होगा. प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है अपनी, तो उसको अपनी कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, जहां पर उसमें कंपनी के रिगार्डिंग या जो भी वो शेयर इशू कर रही होती है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स उस प्रोस्पेक्टस में दी जाती हैं. ठीक है. तो मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. Prospectus is a document inviting general public to subscribe to the share capital of a public company. तो ये बेसिकली एक तरीका होता है ऑफर करने का कि कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल निकाली हुई है और जनरल पब्लिक, क्योंकि ये एक जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है, तो दिस कैन ओनली बी इशूड बाय पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी यूजुअली प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, क्योंकि वो जनरल पब्लिक से ऑफर सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वाइट नहीं करती है, क्योंकि वहां पर मेंबर्स की लिमिट है कि देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स. अगर वो जनरल पब्लिक के लिए उसको निकाल देंगे तो देयर कैन बी मोर देन दैट. काफी ज्यादा लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जनरली जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है ये पब्लिक कंपनी के द्वारा फॉलो की जाती है. It is a document inviting general public to subscribe to a share capital of a public company. तो इसका जो पर्पस होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है जो इनवाइट करता है जनरल पब्लिक को कि कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल जो है वो निकाली हुई है, और जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो उसके लिए सब्सक्राइब करें, अपनी एप्लीकेशन भेजें, उसके बाद वो लोग उसको अलॉट करते हैं शेयर्स. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, prospectus means any document described or issued as prospectus and includes a red herring prospectus referred to in section 32 or shelf prospectus referred to in section 31 or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में क्या बताया है? प्रोस्पेक्टस क्या हो सकता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो एज अ प्रोस्पेक्टस इशू किया गया हो. उसके अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी होता है. ये दोनों क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे. आपके कोर्स में भी है, ये आपके टॉपिक्स में था. या फिर कोई भी नोटिस या कोई भी सर्कुलर या कोई भी एडवर्टीजमेंट उन्होंने निकाला है जहां पर वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि उनकी शेयर कैपिटल वो लोग रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर सब्सक्रिप्शन इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक से, तो वहां पर उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं. ठीक है. आई होप द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इज क्लियर.
कि जब भी कोई कंपनी शेयर कैपिटल अपनी निकालती है, उसको रेज करनी होती है शेयर कैपिटल जनरली नॉर्मल पब्लिक से, तब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसमें बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी ने कितना शेयर्स निकाले हैं, शेयर प्राइस कितना है, और बाकी कंपनी की डिटेल्स की कंपनी इस टाइम कैसा परफॉर्म कर रही है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंपनी की जो है उसमें वो सारी डिटेल्स दी जाती हैं। ठीक है, तो जो भी उसमें इंटरेस्टेड होता है तो थ्रू प्रोस्पेक्टस दे कैन सब्सक्राइब द कैपिटल। नाउ नेक्स्ट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था अंडर सेक्शन 31। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? A public company is required to issue a prospectus for raising finance from the public। तो ये हमने पढ़ा कि अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी पब्लिक कंपनी को अपना फाइनेंस रेज करना होता है, शेयर कैपिटल रेज करनी होती है पब्लिक से, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी होता है। Every time a fresh issue of security is made, issuing a fresh prospectus is costly and time consuming process। तो जब भी कंपनी फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज का, तो हर बार एक नया प्रोस्पेक्टस निकालना एक कॉस्टली टास्क है और काफी टाइम कंज्यूमिंग है। कॉस्टली क्योंकि उतना सारा उनको, सपोज उन्होंने 1 लाख शेयर निकाले तो अकॉर्डिंगली वो प्रोस्पेक्टस भी प्रिंट कराएंगे। और टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनको सारी अपडेट करनी पड़ेगी कि ऑन दैट डेट, जिस डेट पर वो लोग ये सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, एट दैट प्रेजेंट टाइम उसकी क्या कॉस्ट है, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, पिछले वाले इशू से और अब तक के इशू में जो भी चेंज आया है वो सारा चेंज उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि जब भी कंपनी को इशू करने हैं शेयर्स, तो उसको हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, और हर बार एक नया प्रोस्पेक्टस इशू करना एक काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। So in order to minimize such burden, the concept of shelf prospectus is introduced, which will be valid for a period of 1 year. तो इस सब बर्डन को कम करने के लिए कि काफी कॉस्टली है या काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इन सब प्रॉब्लम को कम करने के लिए वहां पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट लाया गया। ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है वो 1 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, मतलब उसकी डिटेल्स जो भी होंगी वो 1 साल तक मानी जाएंगी कि दे आर वैलिड, उसमें कोई भी चेंज उनको करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है इसकी वैलिडिटी 1 साल है, 1 साल तक ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड रहता है। तो इसका मतलब अगर कंपनी ने 1 साल के अंदर उसको दोबारा से अपने शेयर कैपिटल रेज करनी, उसको फाइनेंस रेज करना है पब्लिक से, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, वो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उनको फिर दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। तो अगर 1 साल के अंदर कंपनी को दोबारा से फंड रेज करने हैं, तो उस केस में वो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। Any class or classes of companies, as the SEBI may provide by regulation in this behalf, may file a shelf prospectus with the ROC, Registrar of Companies, at the stage of the first offer of securities included therein। तो जब भी कंपनी जो है कोई भी शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, फर्स्ट टाइम जब भी वो अपने शेयर इशू करेगी तो वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकालेगी, और उसकी जो, उसको कहाँ पर भेजेगी, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास उसको रजिस्टर कराती है। उसके पास फाइल होता है कि कंपनी ने ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया है, और उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास उनको भेजना होता है। तो वहां पर वो जाकर उनके पास सेव हो जाता है, और वो 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी वहां पर दे देते हैं। The shelf prospectus will be valid for 1 year from the date of opening of the first offer of securities under the prospectus। तो वैलिडिटी जो हम कह रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, तो वो किस डेट से रहेगी, जब उनका फर्स्ट ऑफर आया होगा मार्केट में। तो जिस डेट को वो ऑफर आया उस डेट से लेके अगले 1 साल तक
तो वो वाला जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है वो वैलिड रहेगा। तो इस बीच में अगर वो कोई भी नया इशू अगर कंपनी करती है तो उसको दोबारा प्रोस्पेक्टस निकालने की जरूरत नहीं है। At the time of subsequent offer of securities within the validity period of shelf prospectus, the company has to file an information memorandum containing all material facts relating to new charges created and changes in the financial position which have occurred between two offer of securities after the previous offer. तो इसका मतलब ये हमने पढ़ लिया कि अगर कंपनी 1 साल के अंदर दोबारा शेयर्स को इशू करेगी तो उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो निकाल देगी, तो दोबारा प्रोस्पेक्टस निकालने की जरूरत नहीं है। बट उस केस में क्या करेगी, जब भी दोबारा कंपनी नया इशू करेगी उस केस में उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम निकालना है, उसको प्रोस्पेक्टस नहीं निकालना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम निकालेगी जिसमें कोई भी मटेरियल फैक्ट्स में कोई भी चेंजेस हैं तो वो वहां पर उसको इंटीमेट करती है कि लाइक अगर जैसे कंपनी का बहुत ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, कि जैसे क्वार्टरली उनकी असेसमेंट होती है, तो अगर उसमें क्वार्टर में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी काफी अच्छा रन कर रही है, तो वो वहां पर एक मटेरियल फैक्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो रिटर्न भी हमें ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी जो भी नई उन्होंने, या फिर उन्होंने शेयर प्राइस है, सपोज कि पहले उन्होंने जो इशू निकाला था वो 10 रुपए पर शेयर का निकाला था, अब उन्होंने शेयर प्राइस बढ़ा के 50 रुपए कर दिया है। तो अगर इस तरीके की कोई भी चेंजेस हैं तो वो इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में निकाल के उसको देते हैं। An information memorandum shall be issued to the public along with shelf prospectus. तो shelf prospectus जो था वो तो उनका वही ओरिजिनल रहेगा जो उन्होंने ROC के पास दिया था, उसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो चेंजेस थे वो इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन तो सारी सेम रहेगी, जो भी की चेंजेस हुए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्रॉफिट में चेंज हुआ या शेयर प्राइस में चेंज हुआ, अगर ऐसा कोई भी चेंज है तो वो इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में पब्लिश करते हैं और उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ ही इशू करते हैं। An update information memorandum is to be filed every time an offer of securities is made, and such memorandum together with shelf prospectus shall constitute the prospectus. तो हर बार जब भी सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा तो वो जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है वो भी फाइल किया जाता है। ठीक है, जैसे उन्होंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल किया था ऐसे ही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को भी फाइल किया जाता है, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये दोनों मिलके कंपनी का प्रोस्पेक्टस का काम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आई थिंक क्लियर है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ब्रीफ में बता रही हूँ कि अगर कंपनी को 1 साल के अंदर मल्टीपल शेयर इशू करने हैं, मल्टीपल टाइम्स, कि एक उन्होंने अप्रैल में कर दिया, फिर एक उनको अगस्त में करना है, फिर वो एक दिसंबर में इशू करना चाहते हैं, तो वो हर बार नया प्रोस्पेक्टस इशू ना करके अप्रैल के अंदर ही जब वो फर्स्ट इशू करेंगे तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, और अगली जितनी बार वो शेयर इशू करेंगे तो उस केस में वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे दोबारा से, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वहां पर देंगे, उसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आएगी जो डिफरेंट है शेल्फ प्रोस्पेक्टस से, कुछ अलग जानकारी वो पब्लिक को देना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में पब्लिश की जाएगी, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों एक साथ इशू किए जाते हैं। दिस इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। Now next topic is red herring prospectus. This is under section 32. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड complete particulars of the quantum or price of securities included therein. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? ये वो प्रोस्पेक्टस होता है जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती कि कंपनी कितने शेयर इशू करने वाली है, मतलब क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आर नॉट देयर और द प्राइस ऑफ द शेयर्स आर नॉट देयर। समथिंग इज मिसिंग, मतलब दे हैव नॉट एग्जैक्ट आइडिया, क्योंकि अभी तक क्या था कि ये था कि कंपनी सपोज 1 लाख शेयर इशू कर रही है जिसका बेस प्राइस 10 रुपीज है, या जिसका किस प्राइस पे इशू कर रही है, सपोज वो 100 रुपीज का शेयर इशू कर रही है,
तो वहां पर पता है, क्वांटिटी भी पता है कि कितने शेयर इशू हो रहे हैं, किस प्राइस में इशू हो रहे हैं, वो भी पता है। बट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाएगा? जब या तो हमें क्वांटिटी पता ना हो कि हम कितनी इशू करेंगे, या फिर हमें अभी हम प्राइस हम फिक्स करके नहीं चल रहे हैं कि हमें कितने प्राइस का शेयर अलॉट करना है। जैसे आपने ज्यादातर देखा होगा आईपीओस जो आते हैं, अगर किसी को जानकारी है तो उसमें वो एक फिक्स्ड प्राइस नहीं देते, उसमें वो एक रेंज दे देते हैं कि सपोज हमारा जो प्राइस है वो बिड बेसिकली लगाने के लिए कहते हैं कि कौन कितने में खरीदना चाहता है, कि हम अपना जो शेयर है वो 45 से 50 रुपीज तक के रेंज में अपना शेयर हम निकालेंगे। तो वहां पर लोग जो है बेसिकली, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में बुक बिल्डिंग वाला, तो उसमें क्या करते हैं लोग, प्राइस उसमें अपनी बिड लगा के देते हैं कि मैं इस कंपनी का शेयर सपोज 46 रुपीज में खरीदना चाहता हूँ, इतने शेयर, कोई कहेगा मैं 48 रुपीज में खरीदना चाहता हूँ। तो वो जो प्राइस लोग एस्टिमेट अपना भेजते हैं कि कितने रुपीज में वो इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, उस बेसिस पर शेयर प्राइस उस कंपनी का डिसाइड होता है। तो उस केस में क्या था, प्राइस वहां पर एग्जैक्ट प्राइस मिसिंग था। तो यहाँ पर जब एग्जैक्ट प्राइस मिसिंग है तो उस केस में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। स्टिल किसी को डाउट है तो क्यूए टैब में लिखते रहिए प्लीज। A company proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to the issue of a prospectus. तो अगर कोई कंपनी सिक्योरिटीज अपनी ऑफर करने जा रही है तो वो अपना नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, a company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. तो अगर कोई भी कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है। दैट विल कि जो भी सब्सक्रिप्शन डेट होगी, कि सपोज वो फर्स्ट को अगर अपना सब्सक्रिप्शन लेके आ रही है तो उस फर्स्ट से 3 दिन पहले, कि सपोज 28 को, 28 तक उसको वो वाला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना होगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका नॉर्मल प्रोस्पेक्टस तो नहीं आ रहा। जो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है वो रजिस्ट्रार के पास उसको फाइल कराना पड़ेगा कि वो जनरल पब्लिक को क्या चीज इशू करने वाली है, जिसके बेसिस पर पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी। A red herring prospectus shall carry the same obligations as are applicable to a prospectus, and any variation between the red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted as variations in the prospectus. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, इसमें सेम ऑब्लिगेशंस होती हैं। अगर एक कंपनी नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उस प्रोस्पेक्टस के साथ जो भी ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन क्या है बेसिकली पढ़ेंगे हम आगे, कि प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी दैट शुड बी ट्रू, कि कोई भी मटेरियल फैक्ट है तो अप टू देयर नॉलेज वो उसमें सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट होती है, कुछ उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन हाइड की है या कुछ लिखना भूल गए हैं, तो वो कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और उससे अगर किसी को नुकसान होता है देन दे विल बी लायबल फॉर इट। ठीक है, तो इसमें भी यही कह रहे हैं कि अगर कंपनी नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू ना करके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसमें भी सेम ऑब्लिगेशंस उसकी रहेंगी जो प्रोस्पेक्टस के साथ होते हैं। और जब उनका सब कुछ फाइनल हो जाएगा, जो हम कह रहे हैं क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगी, जो उनकी जो प्राइस है वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद कंपनी नॉर्मल प्रोस्पेक्टस भी निकालती है। और जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, कि जैसे सपोज रेड हेरिंग में प्राइस गिवन नहीं था, अब आपका प्राइस फिक्स हो गया, तो जो प्रोस्पेक्टस में प्राइस अब कंपनी लिख के देगी कि उसके शेयर किस प्राइस के हैं, तो वो हाईलाइट उनको करने पड़ेंगे। सारे चेंजेस जो रेड हेरिंग में नहीं थे अब प्रोस्पेक्टस में उन्होंने डाले हैं, वो सारे चेंजेस उनको प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट करके देने पड़ेंगे, ताकि जो जनरल पब्लिक है वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि अब क्या नए चेंजेस कंपनी में हुए हैं। जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उन्होंने पढ़ा था उससे और अब तक जो नया प्रोस्पेक्टस इशू हुआ उसमें क्या चेंजेस आए हैं, that should be highlighted. Upon the closing of the offer of securities under this section, the prospectus stating therein the total capital raised, whether by way of debt or share capital, and the closing price of securities
and any other details are not included in the red herring prospectus shall be filed with the registrar and SEBI. तो ये वही वाली चीज कह रहा है कि जब सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा, जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तो वहां पर जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगी उसमें बताएगी कि उन्होंने टोटल कितनी कैपिटल रेज की है, कितनी कैपिटल उन्होंने मार्केट से ली है। वो डेट भी हो सकता है कि सपोज जैसे वो डिबेंचर्स या किसी भी तरीके से वो ले सकते हैं, या फिर जो भी शेयर कैपिटल के थ्रू उन्होंने जो भी पैसा लिया है, और उनका फाइनल क्लोजिंग प्राइस शेयर का क्या है, वो सारी डिटेल्स, या उसके अलावा जो भी जो रेड हेरिंग में नहीं थी वो सारी डिटेल्स उनको रजिस्ट्रार और सेबी के पास भी फाइल करानी पड़ेंगी। मतलब उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस चीज के बारे में कि इन चीजों में क्या चेंजेस आए हैं। तो एक तो अपना प्रोस्पेक्टस वो नया निकालेंगे, और उस प्रोस्पेक्टस की जो मेन डिटेल्स, जो चेंज्ड डिटेल्स हैं, वो सेबी और जो आरओसी है दोनों के पास देनी पड़ेगी। आई थिंक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विल बी क्लियर। दोबारा ब्रीफ में बता रही हूँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है कि जब कंपनी की या तो क्वांटिटी फिक्स नहीं होती कि उसको कितने शेयर इशू करने हैं, या फिर उनका प्राइस फिक्स नहीं होता कि किस प्राइस पे वो लोग शेयर इशू करेंगे। वहां पर वो एक रेंज दे देते हैं कि इस रेंज के बीच में हमारा कंपनी का शेयर प्राइस रहेगा। तो उस केस में वहां पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता। और एक बार जब शेयर सारे सब्सक्राइब हो जाते हैं, उनको अलॉट हो जाते हैं, तो वहां पे प्राइस फिक्स हो जाता है कि उन्होंने किस प्राइस के शेयर पब्लिक को अलॉट किए हैं। देन दे नीड टू इशू दी प्रोस्पेक्टस। उसके बाद फिर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जहां पर मेंशन किया जाता है टोटल कितनी शेयर कैपिटल आई और किस प्राइस के शेयर थे। ये काम सारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होता है। नाउ नेक्स्ट इज मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत जानकारी दी हुई है तो उस केस में क्या होता है? A prospectus must make all statements with scrupulous accuracy and not state facts which are not strictly correct. तो प्रोस्पेक्टस में जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसका एक्यूरेसी लेवल 100% होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए जो उनके हिसाब से सही ना हो। ठीक है? According to section 34, a statement included in a prospectus shall be deemed to be untrue if the statement is misleading in the form and context in which it is included, or where any inclusion or omission of any matter is likely to mislead. तो सेक्शन 34 क्या कहता है? अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी स्टेटमेंट है वो अनट्रू मानी जाएगी, सच नहीं मानी जाएगी। किस केस में? अगर कोई भी स्टेटमेंट वहां पर मिसलीडिंग है, मतलब मिसगाइड कर रही है वहां पर, या फिर उन्होंने प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी चीज इंक्लूड कर दी या फिर कुछ ऐसी चीज लिखना भूल गए जिससे जो पब्लिक है वो मिसगाइड हो गई, मिसलीड हो गई। तो उस केस में उसकी प्रोस्पेक्टस को अनट्रू माना जाएगा कि इसमें सही जानकारी नहीं दी हुई है। A statement can also become false because it produces a wrong impression of actual facts. However, an untrue statement will not include in its definition a mere expression of opinion or expectation. तो कोई भी स्टेटमेंट कब फॉल्स हो जाएगी? जहां पर एक्चुअल फैक्ट्स को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया हुआ है, वहां पर उनका रॉन्ग इंप्रेशन आ रहा है, तो वो वहां पर झूठ माना जाएगा। मतलब वो अपनी तरफ से झूठ नहीं लिख रहे हैं, बट उन्होंने जो एक्चुअल फैक्ट्स लिखे वो ठीक से नहीं लिखे, उनका गलत इंप्रेशन निकल के आ रहा है, तो उस केस में भी वो फॉल्स माना जाएगा। ठीक है? मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी जानकारी ऐसी दी हुई है जो मिसलीड कर रही है, मतलब वो एक्चुअली ऐसा नहीं देना चाहते, बट उसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है उससे जो भी पब्लिक है वो मिसलीड हो रही है, या उन्होंने कुछ ऐसी चीज प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करी है, या फिर वो कुछ ऐसा लिखना भूल गए हैं, छोड़ दिया है लिखना, तो उससे क्या होता है, कई लोग मिसलीड हो जाते हैं और उसके बेसिस पर वो शेयर खरीद लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो अगर किसी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? उससे क्या होगा
if the prospectus contains a misleading or false statement or omit to disclose a material fact which amount to misrepresentation, the aggrieved shareholder has the remedies. तो अगर किसी प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत स्टेटमेंट दी हुई है या वो कुछ मटेरियल फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो वो वहां लिखना भूल गए या कोई स्टेटमेंट उनको पब्लिक को मिसगाइड कर रही है, तो वहां पर जो भी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने उस स्टेटमेंट के बेसिस पर शेयर खरीद लिए हैं, तो उनके पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं। क्या रेमेडीज हैं वो? against the director and other person responsible for the issue of prospectus and against the company. तो उनके पास रेमेडीज हैं। उस केस में डायरेक्टर या जो भी पर्सन जो प्रोस्पेक्टस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी लाइबिलिटी अराइज होती है और कंपनी की लाइबिलिटी अराइज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो शेयर होल्डर कह देगा मैंने तो इस बेसिस पर ये शेयर खरीदे थे और ये चीज गलत है। तो उस केस में जो अभी कानून है उनके लिए कानून बने हुए हैं जो उनकी मदद करते हैं इस केस में। तो वहां पर डायरेक्टर और जो अदर लोग हैं जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को देख रहे थे इशू के लिए, तो उनकी वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एटसेट्रा इन केस ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, जो हम कह रहे हैं, तो अब उनकी ऑब्लिगेशन वहां पर हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या लाइबिलिटी होती है? दो लाइबिलिटी होती है यहाँ पर, एक होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी और एक होता है सिविल लाइबिलिटी। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में कि उनके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा, उनको सजा हो सकती है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। और सिविल लाइबिलिटी में कि जो भी उनको रेमेडीज दी जाएंगी वो हमारी सिविल लाइबिलिटी है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स अ फाइन और टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द गिल्टी पार्टी। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में उन पे फाइन हो सकता है और उनको जेल हो सकती है। तो इसमें क्या दिया है? Section 34 states that where a prospectus contains an untrue statement, every person authorizing its issue shall be punishable for fraud under Section 447 unless he proves either the statement was immaterial or that he believed on reasonable grounds that it was true. तो सेक्शन 34 क्या कहता है कि अगर किसी प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट आती है, अनट्रू मतलब अगर गलत स्टेटमेंट आती है जो सही नहीं है, तो उस केस में जो भी पर्सन उस प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज कर रहा है, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज इशू की जा रही है तो वहां पे उनके डायरेक्टर्स के साइन होंगे, प्रमोटर के साइन होंगे। तो जो भी पर्सन उसमें इशू कर रहा है प्रोस्पेक्टस को, तो वो पनिशेबल होगा, उसको ही माना जाएगा कि उसने फ्रॉड कर रहा है और उसकी वहां पे गलती ठहराई जाएगी 447 के अंडर। पर अगर वो ये प्रूव कर देता है कि वो जो स्टेटमेंट थी जिसके बेसिस पर उस शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे हैं उसकी कोई इतना रेलिवेंस था ही नहीं, कि वो हो या ना हो उससे उसके शेयर खरीदने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो ये प्रूव कर दें कि उन्होंने जिस बेसिस पर स्टेटमेंट लिखी थी उस बेसिस पर वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उनकी वहां पर जो लाइबिलिटी है वो नहीं बनेगी। बट उनको प्रूव करना पड़ेगा या तो ये कि ये स्टेटमेंट इररेलेवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शेयर खरीदो ना खरीदो, इससे आपके डिसीजन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो ये प्रूव कर दें कि हमने अपने पार्ट से जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने अपने पार्ट से बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लिखी है, उस केस में वो गिल्टी नहीं होंगे। As per section 447, any person who is found to be guilty of fraud shall be punishable with an imprisonment for a term ranging from 6 months to 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in fraud but which may extend to 3 times the amount involved in fraud. अगर वो पर्सन ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी, वो गिल्टी माने जाएंगे। तो जो भी पर्सन गिल्टी माना जाएगा तो एक तो उसको जेल हो सकती है, ठीक है, कितनी जेल हो सकती है? 6 महीने से 10 साल तक की उसको जेल हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। कितना फाइन होगा? मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ फ्रॉड होगा, कि सपोज उसने कितने के शेयर खरीदे हैं उतना वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, या तो उतना फाइन होगा जो ज्यादा से ज्यादा
उसका 3 टाइम्स हो सकता है कि सपोज किसी ने 50,000 के शेयर खरीदे हैं तो मिनिमम वो 50,000 उसकी लायबिलिटी होगी, या फिर उसका 3 टाइम्स 1.5 लाख तक का उसके ऊपर फाइन चार्ज किया जा सकता है। Where the fraud in question involves public interest, the term of imprisonment shall not be less than 3 years. अगर वो फ्रॉड जो है वो जनरल पब्लिक को इफेक्ट कर रहा है, उसमें पूरी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है, यहाँ तो या तो अभी हम बात करें किसी एक पर्सन की कि उसने एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर या किसी जानकारी के ऊपर उसने शेयर खरीद लिया तो उसका नुकसान हो गया, वो एक अलग बात है। बट अगर एक स्टेटमेंट से पूरी जनरल पब्लिक को चीट किया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो उस केस में उन्हें कम से कम 3 साल की जेल होगी। अभी हमने पढ़ा था 6 महीने से 10 साल, बट अगर वो फ्रॉड एक पूरी जनरल पब्लिक के अगेंस्ट किया गया है तो उस केस में उन्हें कम से कम 3 साल की जेल होगी। फाइन। क्रिमिनल लाइबिलिटी आई होप सबको समझ में आ गई। लाइबिलिटी कब अराइज हो रही है? अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ स्टेटमेंट के बेसिस पर कोई आदमी शेयर खरीद लेता है और उसका नुकसान हो जाता है, तो दैट विल बी द फ्रॉड अगेंस्ट द पर्सन। तो उस केस में वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है जहां पर उनकी लाइबिलिटी अराइज होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये जानकारी गलत दी हुई है, तो जो भी लोग प्रोस्पेक्टस इशू के टाइम पर इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट क्या लाइबिलिटी होगी? एक तो उन्हें जेल हो सकती है 6 महीने से 10 साल तक की, दूसरा उनके ऊपर फाइन चार्ज किया जा सकता है जितने भी अमाउंट का फ्रॉड है जिसे बढ़ाकर उसका 3 टाइम्स किया जा सकता है। दिस इज क्रिमिनल लाइबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज सिविल लाइबिलिटी. It involves a remedy to aggrieved party, example paying damages by way of compensation. तो सिविल लाइबिलिटी में क्या है? ऊपर तो उनको या तो फाइन चार्ज किया जा रहा था या फिर उनको जेल हो रही थी, बट अगर सिविल लाइबिलिटी बात करें तो इस केस में दे कैन पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपेंसेशन। तो वो किसी पार्टी को कंपेंसेट कर सकते हैं कि आपका जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो लोग कंपेंसेशन पे करते हैं। Where a person has subscribed for securities of a company acting on any statement included or the inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading and has sustained any loss or damage as a consequence thereof, the company and every person who is a director of the company at the time of issue of prospectus has authorized himself to be named and is named in the prospectus as a director of the company or has agreed to be such director either immediately or after an interval of time. तो यहाँ पर क्या है, इसी को पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स और स्टेटमेंट गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, जो वहां पर मिसलीडिंग थी कि वो कुछ लिखना भूल गए थे, कि जैसे सपोज कोई कंपनी गुड्स बेच रही है तो वो पेरिशेबल गुड्स है, तो आपने देखा होगा जो भी हम मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं तो उनके रिगार्डिंग कुछ प्रिकॉशंस, कुछ वार्निंग्स, कुछ लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, या और कुछ नहीं तो एक्सपायरी डेट एंड ऑल वहां पर कुछ मेंशन होता है। तो वो तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो अगर उसमें से हम कई बार मिसलीड हो जाते हैं कि कुछ पेरिशेबल गुड्स हैं या जिनको टेक केयर ज्यादा करना है, अगर वहां पे नहीं लिखा तो वी आर अनअवेयर अबाउट इट, तो हम डैमेज के लिए उसको हम स्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह अगर शेयर में भी किसी को कोई नुकसान हो गया है उसके बेसिस पर, तो जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, एक तो डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर? जो प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पर वहां पर था, या फिर वो डायरेक्टर जिसका नाम एज अ डायरेक्टर प्रोस्पेक्टस में छपा हुआ है, या फिर प्रमोटर कंपनी का वो पर्सन जो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए ऑथोराइज था, या फिर कोई भी एक्सपर्ट है जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया हुआ है। shall without prejudice to any punishment to which any person may be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage. तो ये लोग जो हैं उन लोगों को जिनका नुकसान हो गया है, जिनको कोई डैमेज हो गया है, तो उनको ये कंपेंसेशन पे करेंगे, उस हर एक आदमी को कंपेंसेशन पे करेंगे जिसका भी लॉस वहां पर हुआ है।
The person sued for damage can escape liability for damages by successfully pleading any of the following defenses. तो इस केस में जिसको भी, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर बोला कि जो भी डायरेक्टर था, प्रमोटर था या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन, इनमें से कोई भी जिसके ऊपर ये लाइबिलिटी आ गई है वो अपनी लाइबिलिटी से बच सकता है, बट उसको उसके लिए क्या करना है, नीचे दिए हुए कोई भी चीज उसको ये पहले प्रूव करनी पड़ेगी। अगर वो ये प्रूव कर देता है तो वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा, मतलब उसको कोई भी कंपेंसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से केसेस है जब उसको कंपेंसेशन पे नहीं करना है? He made the statement on the authority of an expert whom he believed to be competent and that expert had given his consent and had not withdrawn it. तो अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है प्रोस्पेक्टस के अंदर वो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन के बेसिस पे दी है, कि जो भी एक एफिशिएंट कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट था उसने ये स्टेटमेंट उनको दी थी और उस स्टेटमेंट उसने वापस नहीं ली, जब तक हमारा प्रोस्पेक्टस इशू हुआ वो स्टेटमेंट इसने वापस नहीं ली, तो उनके हिसाब से वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। तो अगर उन्होंने किसी एक्सपर्ट के बेसिस पर वो स्टेटमेंट दी है तो वो वहां पर बच सकते हैं। या फिर he had reasonable grounds for believing the statement to be true and that he did believe it to be true up to the time of allotment. अगर वो ये साबित कर देते हैं कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है उनके पास प्रूफ्स थे कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उनके पास उस टाइम जो भी सिचुएशन थी उस सिनेरियो में वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी और जब तक शेयर अलॉट हुए उसमें ऐसा कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं निकल के आई थी, तो उस केस में भी उनकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। The statement was a correct copy of some extract from an official document and that he had in fact believed it to be true. वो जो स्टेटमेंट है किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से वो स्टेटमेंट ली गई है। ऑफिशियल कौन सा होता है कि सरकारी कोई कागज है या कोई भी और कागज है जो मेन रहता है उनका, तो उसके बेसिस पर वहां पर जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी वो ट्रू मानी जाएगी। That having consented to become a director, he withdrew his consent to become a director before the issue of prospectus and the prospectus was issued without his authority or consent. जो भी डायरेक्टर है वो अगर ये साबित कर देता है कि जब प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा था तो इशू होने से पहले उसने अपनी कंसेंट वापस ले ली थी, मतलब उसने कहा था अब इसमें आप जो इशू कर रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपना जो कंसेंट है वो मैं वापस ले रहा हूं, तो उस केस में उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। The prospectus was issued without his knowledge or consent and that on knowing the fact he forthwith gave a reasonable notice that it was issued without his knowledge or consent. अगर वो ये साबित कर देता है कि ये जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है वो उसकी जानकारी के बिना इशू किया गया, उसको नहीं पता कि इस प्रोस्पेक्टस में वो लोग क्या जानकारी दे रहे हैं, तो उसको ये पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा। जैसे ही उसको पता चलता है कि प्रोस्पेक्टस में ये आ गया है कुछ ऐसा, तो उसको पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा कि ये जानकारी मेरे नॉलेज के बाहर है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तब उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो अगर इन 5 में से कोई भी चीज वो प्रूव कर देता है तो वहां पर उनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती। A person, an expert or a person who has given his consent to his name being mentioned in the prospectus in the capacity of an auditor, legal advisor, etc., is liable to the extent of any untrue statement, if any, purporting to have been made by him as an expert. तो अगर कोई भी एक्सपर्ट है या कोई भी पर्सन है जिसका नाम मेंशन है प्रोस्पेक्टस में एज एन ऑडिटर या लीगल एडवाइजर या जो भी, तो उसकी लाइबिलिटी वहां पर बन जाएगी उस एक्सटेंट तक जहां तक उसने अपनी वो स्टेटमेंट दी हुई है, कि अगर उसने बोला ये वाली स्टेटमेंट है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए वो पर्सन लाइबल होगा प्रोस्पेक्टस में। आई होप दिस सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी विल बी क्लियर टू ऑल। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज क्यूए टैब में अपनी क्वेरीज लिखते जाइए।
Now the liability under general law. Person responsible for the issue of prospectus can also be held liable in an action of deceit under general law as provided by section 19 of Indian Contract Act. तो अगर prospectus में कोई भी ऐसी चीज दी हुई है कि मतलब लोग उससे लाइक धोखा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस केस में उसकी वहां पर लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. This remedy shall be available even where the remedy by way of recession as against the company is lost either through laches or negligence, or if the company goes into liquidation. But the plaintiff will have to prove the following. अगर कंपनी का रिसेशन का जो रेमेडी है वो चली भी जाती है, रिसेशन मतलब कि ही डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता, तो अगर उसका ये वाला राइट चला भी जाता है कि वो उसको पता नहीं होता कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टली मना कर सकते हैं, या कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो कोई भी राइट वहां पर अवेलेबल नहीं रहता, जो भी पार्टी है वो कोई भी राइट उसके पास नहीं रहता, पर फिर भी उसके पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल होंगी. क्या करना होगा, उसको क्या प्रूव करना होगा? देयर वॉज फ्रॉडुलेंट मिसस्टेटमेंट. फ्रॉड क्या होता है? जो डेलिबरेटली किया जाता है. ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट वहां पर दी गई है वो फ्रॉडुलेंट मिसस्टेटमेंट है, जानबूझकर लोगों को नुकसान के लिए वो वहां पर दी गई है, लोगों के साथ धोखा करने के लिए वो स्टेटमेंट दी गई है. रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू सम एग्जिस्टिंग मटेरियल फैक्ट. He had seen the prospectus and is the original allottee and he has been actually deceived. तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ सच में धोखा हुआ है और उसने प्रोस्पेक्टस देखा था, वो ओरिजिनल अलॉटी था कि जिसको पहले से अलॉट किया हुआ था, तो ये चीजें उसको प्रूव करनी पड़ेंगी. तो उस केस में उसको रेमेडीज, उसको वहां पे बचाव जो है वो दिया जाएगा उस धोखे से. तो ये जो ऊपर पड़ा था ये लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स प्रमोटर्स उनकी थी. नाउ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो ये सब जो हुआ उसमें अब कंपनी की क्या लाइबिलिटी है? द शेयर होल्डर हु हैज परचेज्ड शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ मिसलीडिंग और फॉल्स प्रोस्पेक्टस हैज टू राइट्स अगेंस्ट द कंपनी. तो कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के नाम से हो रहा है, अगर कोई भी शेयर होल्डर शेयर खरीद रहा है तो कंपनी के नाम से उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो वहां पर कंपनी की क्या लाइबिलिटी होगी? एक तो उसके पास जो भी पर्सन है शेयर होल्डर, उसके पास राइट ऑफ रिसीशन होगा. राइट ऑफ रिसीशन मतलब कि वो जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है. दूसरा है राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस, तो जो भी डैमेजेस हैं उसके लिए वो एक्शन वहां पर ले सकता है. तो राइट ऑफ रिसीशन, a person who has purchased shares from the company on the basis of prospectus containing untrue and misleading statement of material facts is entitled under the general law to apply to the court for rescission of the contract. तो अगर किसी पर्सन ने मिस स्टेटमेंट के बेसिस पर जो प्रोस्पेक्टस में दी हुई है शेयर्स खरीद लिए हैं, तो वो कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए. राइट ऑफ रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ शेयर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. तो वो उसको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता है. तो वो कौन सी कंडीशन है? द स्टेटमेंट विच इंड्यूस द शेयर होल्डर टू subscribe for the share must relate to a material fact. कि उस शेयर होल्डर ने जिस स्टेटमेंट की वो बात कर रहा है वो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब उसका एक्चुअली उसके कॉन्ट्रैक्ट पे असर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वहां कुछ भी लिखा है और आप उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दो कि नहीं यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है तो अब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे ये शेयर नहीं खरीदने. नो, the information should be material, the important information which actually affects the decision of the shareholder. दूसरा, the statement which had induced the other party to subscribe for share must have been untrue or misleading both in form and context in which it has been included.
तो जिस स्टेटमेंट के बारे में वो बात कर रहा है वो एक्चुअली अनट्रू होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को कोई गलत फहमी हो गई है कि नहीं ये गलत जानकारी है और उसके बेसिस पर मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो जिस भी बारे में बात कर रहा है वो एक्चुअली अनट्रू होनी चाहिए या मिसलीडिंग होनी चाहिए। शेयर होल्डर must have actually relied upon the statement while applying for share and must have been induced by it to purchase the share. शेयर होल्डर ने उस स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई किया होना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा करके ही उसने शेयर खरीदे और उसने उसको एक्चुअली प्रॉम्प्ट किया, उसको काफी बढ़ावा दिया कि हाँ उस स्टेटमेंट के बेसिस पर उसने शेयर खरीद लिए। कि लाइक अगर कोई गलत प्रॉफिट छाप देता है कि कंपनी एक्चुअली तो लॉसेस में जा रही है बट वहां पर प्रोस्पेक्टस में लिख देती है कि कंपनी को तो इतना फायदा हो रहा है, तो कोई भी शेयर होल्डर इतना प्रॉफिट देख के शेयर खरीदेगा, तो दैट इज मिसलीडिंग, दिस इज अनट्रू इंफॉर्मेशन। जिसने शेयर होल्डर को बढ़ावा दिया कि हाँ भाई हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, इतना हमको प्रॉफिट हो रहा है, हम तुम्हें फिर हम तुम्हें डिविडेंड भी काफी सारा रिटर्न में देंगे, तो उस केस में उसने क्या किया, उसके ऊपर भरोसा किया स्टेटमेंट के ऊपर और उस भरोसा करके उसने वो वहां के शेयर खरीद लिए, तो उस केस में वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। The false statement must be addressed to the plaintiff by someone who has the company's authority to do so. So the proceedings for rescission must have been started by shareholders within reasonable time before the company goes into liquidation. तो this is important. तो अगर किसी पर्सन को, किसी शेयर होल्डर को अपना ये राइट यूज करना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है, रिसीशन का राइट यूज करना है, तो उसको विद इन रीजनेबल टाइम वो अपना जो राइट है वो यूज करना पड़ेगा कंपनी के लिक्विडेशन में जाने से पहले, क्योंकि अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई फिर उसका ये वाला राइट खत्म हो जाएगा। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वॉइडेबल, कि वो चाहे तो उसको यूज कर सकता है, नहीं तो उसके पास वो शेयर रह जाएंगे। द राइट ऑफ रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट विल बी लॉस्ट इफ, तो ये हमने पढ़ा कि अपना कब वो अपने राइट को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, बट इन केसेस में उसका जो राइट ऑफ रिसीशन है वो खत्म हो जाएगा। तो कौन से केसेस हैं? The shareholder fails to take any action within reasonable time after he comes to know of the untrue statement. पता चलने के अंदर कि उस वहां पर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी या उसके साथ कोई धोखा हुआ है, तो अगर उसने रीजनेबल टाइम के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर उसका वो जो राइट है कि उसको वो allotee expressly or impliedly ratifies or adopts the contract even after he comes to know of the untrue statement. अगर जो भी शेयर होल्डर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लेता है, मतलब वो शेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, वो शेयर रिटर्न नहीं करना चाहता, भले ही स्टेटमेंट अनट्रू थी, तब भी उसका जो राइट ऑफ रिसाइंड है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। The shareholder will not be entitled to exercise his right of rescission after the company goes into liquidation. अगर एक बार कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो उसके बाद उसका राइट ऑफ रिसीशन अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कंपनी के लिक्विडेशन में जाने से पहले उसको अपना राइट ऑफ रिसीशन जो है वो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पास वो राइट यूज करने के लिए नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। Right of action for damages. In cases where misstatement amount to fraud, aggrieved investor also get a right of action for damages against the company. तो अगर misstatement के बेसिस पर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो जो भी शेयर होल्डर है जिसके साथ फ्रॉड हुआ तो वो कंपनी के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए एक्शन ले सकता है कि कंपनी उसको डैमेजेस पे करेगी, जो भी उसका नुकसान हुआ है द कंपनी विल पे फॉर इट। द राइट इज अवेलेबल इवन आफ्टर द कंपनी हैज गोज इनटू लिक्विडेशन। तो ये वाला जो राइट है डैमेजेस क्लेम करने का, ये कंपनी भले ही लिक्विडेशन में चली जाए पर ये वाला राइट फिर भी अवेलेबल रहेगा। In order to claim damages from the company, the claimant shall have to prove that. तो कंपनी से डैमेजेस क्लेम करने के लिए तो जो भी शेयर होल्डर है जो डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहा है उसको ये चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। कौन सी? द मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस वाज मेड फ्रॉडुलेंटली, मतलब जो भी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट दी हुई है, गलत स्टेटमेंट दी हुई है, वो फ्रॉड करने के पर्पज से दी गई है।
It is related to a material fact and not a mere promise, forecast or expression of opinion or expectation. कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज से रिलेटेड उन्होंने में स्टेटमेंट दी है, और मतलब सिर्फ एक ऐसा नहीं कि उन्होंने आगे का सोच के ऐसे कह दिया या सिर्फ उनका एक ओपिनियन था, तो ऐसा वो वहां पर नहीं था। वो एक फ्रॉड का मतलब डेलिबरेट होता है। He was a class of person intended to act upon it and that, कि जिस पर्सन ने फ्रॉड किया उसके ऊपर वो फुली रिलायबल थे, मतलब उसको वो रिलाय कर सकते थे, उसके ऊपर भरोसा कर सकते थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये किया। He had actually acted upon it and suffered damages. Allotee cannot, however, both retain the share and get damages against the company. तो ये क्या है कि allotee जो है वो ऐसा नहीं है कि वो शेयर भी रख लेगा और डैमेजेस भी क्लेम कर लेगा। वो एक चीज कर सकता है, या तो वो शेयर रख ले या फिर वो डैमेजेस क्लेम कर रहा है। डैमेजेस क्लेम कर रहा है तो फिर उसको शेयर कंपनी को वापस लौटाने पड़ेंगे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग बेसिकली क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये आपने देखा है कि अलग अलग कंपनी के आईपीओज आते हैं। जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा येस बैंक था, तो येस बैंक का भी आईपीओ आया था। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पब्लिक के लिए ऑफर निकालते हैं और उसमें जो प्राइस वो लोग ज्यादातर देते हैं उसमें बिडिंग होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था रेड उसमें प्रोस्पेक्टस में, रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें क्या था कि उसमें एक रेंज देते हैं कि किस रेंज में उनका शेयर निकल के आएगा और लोग उस रेंज में बिड करते हैं। तो ये हमारा बुक बिल्डिंग का सेम प्रोसेस होता है। बुक बिल्डिंग में वो लोग कोई एग्जैक्ट शेयर प्राइस नहीं निकालते हैं, वो वहां पर एक बेस प्राइस देते हैं और उसके बाद वहां पर एक बैंड देते हैं जिसके अंदर अंदर उनको वो शेयर प्राइस की वैल्यू बिडिंग होती है। तो कोई भी शेयर होल्डर जिस प्राइस पर उस रेंज के अंदर शेयर खरीदना चाहता है वो वहां पर अपनी बिडिंग कर देता है और वो रिकॉर्ड होती रहती है। और जब सारे उनके पास इनविटेशन आ जाते हैं, मतलब सारे उनके पास सब्सक्रिप्शन आ जाती हैं, फिर वो वहां पर प्राइस निकालना शुरू करते हैं कि किस प्राइस पर वो लोग उसको इशू करेंगे। इसको देखते हैं जल्दी से। Book building is essentially a process used by companies raising capital through public offering. तो book building क्या है? Process है पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो आईपीओस के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो उनको प्राइस और डिमांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कितनी डिमांड है उनके शेयर्स की और किस प्राइस पर उनके शेयर डिमांड किए जा रहे हैं। The issuer set a base price and band within which the investor is allowed to bid for share. तो वो issuer जो है वो बेस प्राइस लगा देता है कि मेरा शेयर कम से कम सपोज 45 रुपए का है और एक बैंड बनाता है कि 45 से 55 के बीच में मेरा शेयर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर है वो किस प्राइस पर उसका शेयर खरीदना चाहता है वो अपनी बिड वहां पर लगा देता है। It is a mechanism where, during the period for which the book for the offer is open, the bids are collected from investors at various prices which are within the price band specified by the issuer. तो उसके लिए क्या है, वही एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि सपोज 1 महीने का टाइम है या 15 दिन का टाइम है जब ये ऑफर उनका ओपन रहता है और उसमें जो भी इन्वेस्टर है अपनी बिडिंग वहां पर करते हैं कि किस प्राइस पर वो कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। The process is directed towards both the institutional as well as the retail investors. तो ये सब लोगों के लिए ओपन होता है। इंस्टीट्यूशंस कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक होती है जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उन दोनों के लिए ये ऑफर जो है ये अवेलेबल होता है। The issue price is determined after the bid closure based on the demand generated in the process. तो ये जो इशू प्राइस है कि वो किस प्राइस पर, क्योंकि एक प्राइस है ना, अभी तो उन्होंने दे दिया 45 से 55, बट बाद में उनको एक प्राइस फिक्स करना पड़ता है कि किस प्राइस पर उनका शेयर हुआ बंद, मतलब उसको किस प्राइस पर वो लोगों को दे रहे हैं, किस रेट पर वो। ऐसा नहीं है कि जिसने जो बिड लगाई उसको उसी रेट पर दे दिया, ऐसा नहीं होता। जो भी बिड उन्होंने रिसीव की, तो जब सारी बिड रिसीव हो जाती हैं उसके बाद फिर उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि अब उनके शेयर का प्राइस कितना बनेगा, तो वो कितनी डिमांड आई उसके बेसिस पर वो लोग वहां पर निकालते हैं।
The book building route helps the company to realize the true value for its equity. It also gives the company an insight into its credibility factor among the investor. तो इसे ये help क्या करता है कि अपनी true value of share उनको पता चलती है. तो होता क्या है basically कि suppose company 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, तो 5,000 शेयर उसके लोग 54 रुपीज पर खरीदने को तैयार है, 3,000 शेयर उसके लोग 53 रुपीज पर खरीदने को तैयार है, और फिर 2,000 शेयर उसके लोग 52 रुपीज पर खरीदने को तैयार है. तो वो कितने रुपए पर इशू करेगा? 52 रुपीज पर इशू करेगा. क्यों? क्योंकि 54 पर अगर इशू करता है तो सिर्फ उसके 5,000 शेयर जाएंगे और उसको बेचने कितने हैं? 10,000. तो टोटल 10,000 वो क्यूमुलेट वहां पे उल्टा क्यूमुलेट करना शुरू करते हैं कि कहाँ पर उनके 10,000 आके खत्म हो रहे हैं, और उस रेट पर जहां पर उनके 10,000 का क्यूमुलेशन खत्म हो जाता है उस रेट पर इशू कर देते हैं. क्योंकि 54 वाला तो 52 में खरीद लेगा, बट 52 वाला 54 में नहीं खरीदेगा. दिस इज द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. तो ये इसको समराइज यहाँ पे किया जा रहा है. The issuer company who is planning to raise capital through IPOs or FPOs nominates lead merchant bankers as book runners. तो वहां पर जो भी issuer company जो अपने शेयर इशू कर रही है वो लीड मर्चेंट बैंकर्स को वहां पर लगाती है जो उनके बुक रन करते हैं. लीड मर्चेंट बैंकर इज लाइक द अंडर राइटर्स, जिनको ये अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप हमारे शेयर जो है वो इशू करो. तो उसमें इनका बेसिकली क्या होता है, ये लोग अगर मार्केट में इनके शेयर इशू नहीं होते हैं तो ये लोग शेयर खरीद लेते हैं. The issuer company files a copy of red herring prospectus with SEBI. क्योंकि यहाँ पर इनका प्राइस फिक्स नहीं था तो इसलिए ये वाली issuer company red herring prospectus को इशू करती है. Red herring prospectus is issued at least 3 days before the opening of the offer. तो ये हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 दिन पहले उनको ये जो रजिस्ट्रार है उनके पास ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को सबमिट करना होता है. The issuer company specifies the number of securities to be issued and the price band for bids. तो उसमें वो स्पेसिफाई करती है कितने शेयर इशू करना चाहती है और उसका प्राइस बैंड क्या है, किस रेंज में उसके शेयर अवेलेबल होंगे. The issuer company also appoints syndicate members with whom orders are to be placed by the investors. तो वहाँ पर कुछ members अपॉइंट किए जाते हैं बैंक के, जहाँ पर सारी बिडिंग आती है कि जो भी बिडिंग जाएगी वो इन सिंडिकेट मेंबर्स के पास जाएंगी. इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है उनके पास और सारी बिडिंग वहां जाकर स्टोर होती रहती है. द बुक नॉर्मली रिमेन्स ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days. जनरली 5 दिन के लिए इनका ये जो ऑफर है, ये बुक जो है ये खुली रहती है. बिड्स हैव टू बी एंटर्ड विद इन द स्पेसिफाइड प्राइस बैंड. उसी प्राइस बैंड के बीच में बिड जो है वो आनी चाहिए. किसी अगर 45 से 55 बोला है तो उसी रेंज में आनी चाहिए. अगर उससे कम या ज्यादा की बिड आएगी तो वो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी. बिड्स कैन बी रिवाइज्ड बाय बिडर बिफोर द बुक क्लोजेस. जो भी बिडर है, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपनी बिड्स को रिवाइज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि उन्होंने पहले सपोज वो 52 में उन्होंने बोला था, फिर वो 53 कर देंगे कि 52 में तो हमें मिलेगा ही नहीं. अगर वो चाहते हैं फिर वो 53 करना तो वो 53 कर सकते हैं, या रेट कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं. दे कैन चेंज इट. On the close of book building period, the book runner evaluate the bids on the basis of demand at various price level. तो बुक ये बिडिंग बंद होने के बाद फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है कि किस प्राइस पर कितने शेयर डिमांड किए गए हैं. The book runner and the issuer company decide the final price at which security shall be issued. तो उन बिडिंग के बेसिस पर जो इश्यूअर कंपनी है और जो बुक रनर्स हैं, जो हमारे मर्चेंट बैंकर्स थे, वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली किस प्राइस पर सिक्योरिटी को इशू किया जाएगा. जनरली द नंबर ऑफ शेयर्स इज फिक्स्ड. नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने हैं वो फिक्स होते हैं. द इशू साइज गेट्स फ्रोजन बेस्ड ऑन द फाइनल प्राइस पर शेयर. तो उस रेट पर उनका जो इशू है वो वहां पर फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट पर ये सारे शेयर्स इशू किए जाएंगे. Allocation of securities made to the successful bidders, the rest get refund orders. तो उस रेंज में जितने लोगों ने उस प्राइस पर जितने लोग एग्री कर रहे थे लेने के लिए, उन सबको वो सिक्योरिटीज इशू कर दी जाती हैं और बाकी लोगों को उनका पैसा रिफंड कर दिया जाता है. बुक बिल्डिंग सिस्टम इज सुटेबल ओनली फॉर इशूअर कंपनीज विच आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड वेल नोन टू द इन्वेस्टर. तो ये किसके लिए फायदेमंद है? जो जिसको इन्वेस्टर्स काफी अच्छे से जानते हो, जिसका काफी नाम हो मार्केट में, उनके लिए ये बुक बिल्डिंग वाला सिस्टम जो है वो अच्छा रहता है.
The system works efficiently in mature market condition where investors are aware of various parameters affecting the market price of the security. So this is all about the prospectus और all important topic I have taken. तो अब आपके जो भी डाउट हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. कंपनी लॉ में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है. आपका टेक्निकल पेपर है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा. मैंने कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे इवन डिस्कस भी नहीं किया बिकॉज इसमें कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं. बेनिफिट्स ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये होता है क्योंकि अगर एक कंपनी को पता है कि उसको अभी 1 साल के अंदर उसको 2-3 बार अपना इशू निकालना है, तो उसमें उसको एक तो पैसा बच जाएगा क्योंकि जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी या फिर जो भी एडिट करेंगे उसको प्रोस्पेक्टस को बैठ के उनको फीस पे करनी पड़ेगी. जितना भी टाइम लगेगा कि जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो सारा टाइम बच जाएगा. तो बेसिकली यही फायदे होते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस के कि एक तो उनका पैसा बच जाता है और उनकी जो है वो टाइम भी बच जाता है. शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, वो 1 ही साल रहती है. 1 साल के बाद अगर दोबारा से ऐसा है तो उनको एक नया प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा जो अगले 1 साल के लिए वैलिड रहेगा. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी का अभी जैसे मैंने अभी आपका बुक बिल्डिंग डिस्कस किया, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी ने अपना प्राइस फिक्स नहीं किया है कि वो अभी सोच रही है कि हम कितने प्राइस में इशू करें, तब वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालती है. उसको ये तो पता है कि उसको 1 लाख शेयर मार्केट में निकालने हैं, पर प्राइस अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रही है. वो जानना चाहती है कि लोग उसका शेयर किस प्राइस पर खरीद सकते हैं. तो वो सिर्फ एक रेंज देती है कि आप मेरा शेयर सपोज 90 से 100 रुपए के बीच में अवेलेबल रहेगा, आप जिस रेट पर खरीदना चाहते हैं वहां बिड लगा दो. तो क्योंकि वहां एग्जैक्ट प्राइस नहीं है तो उस केस में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जाएगा. प्रोस्पेक्टस में हमेशा फिक्स प्राइस हम देते हैं. रेड हेरिंग में हम एक वहां पर रेंज दे देते हैं और जब हमारा प्राइस फिक्स हो जाता है तब उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस निकालते हैं. ठीक है. रेड हेरिंग जहां पर या तो क्वांटिटी हमारी फिक्स ना हो या हमारा प्राइस फिक्स ना हो, उस केस में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अगर कंपनी के पास अपनी अभी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, रेड हेरिंग ही बता रही हूँ दोबारा, कंपनी के पास अभी ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी. और जनरली क्या होता है, शेयर तो उसको कंपनी को पता है कि वो कितने इश्यूज को करने हैं, पर वो प्राइस सोच रही होती है कि किस प्राइस पर हम पब्लिक को ऑफर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे खरीदें. तो उस केस में वो प्राइस उसका फिक्स नहीं होता. और जब भी कोई चीज मिसिंग होगी तो उस केस में वहां पर वो लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से निकालते हैं. तो जो हमने बुक बिल्डिंग पढ़ा, आजकल जितने भी आईपीओज आते हैं, आईपीओज में सारा हमेशा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्राइस बैंड देते हैं कि इतने से इतने रुपए में हमारा शेयर अवेलेबल रहेगा. तो हर एक आदमी अपनी बिड लगाता है कि मुझे आपकी कंपनी का शेयर इतने रुपए में चाहिए. कि एक कहता है मुझे सपोज 5 से 10 का प्राइस बैंड है, किसी को 6 रुपए में चाहिए, किसी को 7 में चाहिए, किसी को 8 में चाहिए. तो लोग अपने अपने हिसाब से बिड लगा रहे हैं. तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होता है. प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? प्रोस्पेक्टस में होगा कि हमने 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से निकाले. एवरीथिंग इज फिक्स्ड, क्वांटिटी इज फिक्स्ड, प्राइस इज फिक्स्ड. तो दिस इज दे विल गो फॉर प्रोस्पेक्टस. बट अगर हमारा कुछ भी मिसिंग है तब हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे जाते हैं. क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये क्राइम है. अगर कोई भी कंपनी किसी शेयर होल्डर के साथ कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रही है तो दैट इज क्राइम. उसको मिसगाइड कर रही है तो वहां पर क्रिमिनल लाइबिलिटी उसकी बन जाती है. और क्रिमिनल लाइबिलिटी के केस में उनको जेल भी हो सकती है, उनको फाइन भी पे करना पड़ सकता है. वो केस टू केस डिपेंड करता है. जो भी वहां पर कोर्ट है, जब वो कोर्ट में जाएगा तो उनको वो सजा सुनाएगी कि उनको फाइन देना है, उनको जेल भेजा जाएगा, या दोनों चीज होगी. फाइन भी लगेगा और जेल भी जाना पड़ेगा. और कितने टाइम के लिए जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने से 10 साल तक का उनके पास टेन्योर है कि वो उनके डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया, कितना बड़ा क्राइम किया, उसके बेसिस पर. तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है. प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस होता है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो पब्लिक को इनवाइट करती है ना कि हमने अपनी कंपनी के शेयर निकाले मार्केट में, आप उनको खरीदो. तो वो ये प्रोस्पेक्टस होता है, इनका ऑफर होता है कि हमारी कंपनी के शेयर निकले हुए हैं और उसको आप आके खरीदो. केस स्टडी आपको नहीं आएगी, किसी भी चैप्टर में केस स्टडी नहीं आएगी.
सिविल लाइबिलिटी होती है कि उनको रेमेडीज मिलती हैं, उनको डैमेजेस के लिए उनको कंपेंसेशन मिलता है बेसिकली, कि आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए उनको कंपेंसेशन दिया जाता है, वो सिविल लाइबिलिटी होती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी में जेल होती है और उनको फाइन चार्ज किया जाता है। बिना प्रोस्पेक्टस के कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस में भले ही वो एक छोटा सा नोटिस निकाल दें जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोस्पेक्टस, बट वो देना जरूरी है। रेमेडीज मतलब उनको क्या बचाव के, कैसे बचाव किया जा रहा है उनका। रिसेशन मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर खत्म करना चाहते हैं, वो उसको वहीं पर छोड़ना चाहते हैं, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। बिड होता है कि आप, जैसे आपने नहीं देखा कि लाइक कहीं पे कोई बिल्डिंग बेच रहे होते हैं तो वहां पर बिडिंग होती है, कोई कहता है मुझे 5 लाख में खरीदना है, कोई कहता है मुझे 10 लाख में खरीदना है। दिस इज बिडिंग, कि अपनी प्राइस वैल्यू देना कि उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, वो बिड होती है। तो इसी तरह शेयर में है कि अगर उनको एक रेंज मिल जाती है तो वो अपने हिसाब से मानते हैं कि मेरे हिसाब से ये शेयर इतने रुपए का मैं खरीद सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड बिड। वीडियो कब अपलोड होगी? आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, यू शुड आस्क टू SOL फैकल्टीज। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जाना इज नॉट अ बुक बिल्डिंग, उसको हम बुक बिल्डिंग नहीं कहते हैं। ये तो एक प्रोसेस है, बट बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग का मतलब है कि वहां पर वो मेंटेन करते हैं कि जितनी भी बिडिंग आती है वो सारी उनकी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, उसमें सारी रिकॉर्ड होती है कि आपकी शेयर को इस वैल्यू पे डिमांड किया गया था और फाइनली इतने प्राइस में आपने इशू किया। रेड हेरिंग तो मतलब है क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो ना, इनविटेशन, तो आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, और जब फाइनली आपका प्राइस फिक्स हो जाएगा तब आप प्रोस्पेक्टस इशू करके रजिस्ट्रार को वो सबमिट कर देते हो। कंपनी को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर चाहिए, क्योंकि उसमें कंपनी हर बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है। तो उस केस में जितनी बार इशू निकालेगी उस केस में इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम निकालती है कि अगर कुछ भी चेंज आए हैं, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेंज हुई हैं, कि वो प्राइस में चेंज कर दिया, शेयर प्राइस में चेंज कर दिया, प्रॉफिट कंपनी के बदल गए, बढ़िया अच्छा रिजल्ट आ गया, तो वो सारी चीज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में अटैच करके शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ वो इशू कर देती है। आई होप आज अभी तक के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब वी विल हैविंग नेक्स्ट क्लास ऑन 24, तो उसमें हम शेयर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 में। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू, गुड बाय।